एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोग को स्टूडेंट स्वागत है। 2-3 दिन से आप लोग को वीडियो नहीं मिल रहा, फिर आज से मिलेगा वीडियो, आप लोग देखिएगा। यहाँ से जहाँ तक हम उस दिन पढ़े थे उससे आगे हम लोग देखते हैं। कोशिकीय शोषण द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल एटीपी नामक एक अणु, किसके द्वारा तत्काल एक एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाता है। किस में प्रयुक्त हो जाता है? संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाता है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। और किसके तरह प्रयुक्त होता है स्टूडेंट? कोशिकाओं की तरह, ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। या किस तरह होता है? जो कोशिका होता है अन्य क्रियाओं के ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी, जो एटीपी हुआ स्टूडेंट, ए टी और पी, यहाँ पर एटीपी जो इसकी बात की गई एटीपी के बारे में, वह क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे एटीपी जो है आप लोग देखिएगा, विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित करती है। जब इसकी विखंडन होती है तो वहाँ से क्या करता है? जब विखंडन होने के बाद एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होता है, जो कोशिकाओं के अंदर, किसके अंदर स्टूडेंट? कोशिकाओं के अंदर होने वाली, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी क्रियाओं का परिचालन करती है। और किसका करती है? अंतरोष्मी क्रियाओं का परिचालन करती है। इस तरह से स्टूडेंट, तो हम लोग एटीपी आया, तो एटीपी जो इस बात को आया यहाँ पे स्टूडेंट, एटीपी आ रहा है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं एटीपी है क्या। तो एटीपी क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एटीपी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एटीपी है क्या। तो आप लोग लिख सकते हैं, पहले एटीपी के बारे में समझ ले, उसके बाद एटीपी क्या है उसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर आपको करा देंगे, इसी बार बता देंगे, अभी बता देंगे, तो आप लिख लीजिएगा साथ ही साथ। एटीपी क्या है? तो एटीपी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए क्या होता है? एटीपी ऊर्जा मुद्रा होता है, ऊर्जा का मुद्रा है, जो शोषण प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग करता है। किस रूप में? शोषण प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फोट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। और एडीपी से किससे स्टूडेंट? एडीपी से क्या बनाने में? एडीपी से फास्फोट ऊर्जा बनाने में एडीपी से क्या हो जाता है? एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। तो आप लोग एटीपी के बारे में इतना, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट पी मतलब फास्फोरस। अब पी फास्फोरेट, अब यहाँ नीचे देखेंगे अंतरोष्मी प्रक्रम क्या होता है स्टूडेंट? अंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर, किसके अंदर? कोशिका के अंदर तब तक इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं का परिचालन के लिए, किसके लिए? क्रियाओं के परिचालन के लिए, परिचालनों में करते हैं। जल का उपयोग, किसका उपयोग? जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में, जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्तः क्या कहा जाता है? फास्फेट संलग्नता, और क्या डाला जाता है? फास्फेट संलग्नता खंडित होता है। और क्या होता है? फास्फेट संलग्नता खंडित होता है, उसे हम कहते हैं 30.5 kg जूल प्रति मोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 30.5 kg जूल पर मोल तुल्य में ऊर्जा मोचित होता है। सोचिए कि कैसे एक बैटरी में, आप एक सोच सकते हैं, हम दिमाग लगा सकते हैं स्टूडेंट कि सोचिए कि बैटरी में विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की, एक सोचिए आप कैसे एक बैटरी में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के लिए क्या कहता है? उपयोग करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। और ऊर्जा प्रदान करके क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, बैटरी से क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा निकलता है, जो या तो यांत्रिक ऊर्जा से क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा या किसी अन्य प्रकार के लिए उपयोग में लाई जाती है। यानी बैटरी के जो उपयोग करने के लिए, बैटरी में विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा जो प्रदान करती है, तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में निकलती है, या प्रकाश ऊर्जा के रूप में, या विद्युत ऊर्जा के रूप में, या किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा के रूप में क्या लाया जाता है? इसका उपयोग लाया जाता है। इसी तरह की कोशिका में एटीपी का
उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, जो एटीपी का प्रयोग स्टूडेंट पेशियों के सिकुड़ने के लिए, किसके सिकुड़ने के लिए, एटीपी का प्रयोग पेशियों को सिकुड़ने के लिए, कथी करने के लिए, पेशियों को सिकुड़ने के लिए, पेशियों को सिकुड़ने के लिए एटीपी के उपयोग पेशियों को सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तांत्रिक आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। इस तरह से किया जाता है स्टूडेंट। आगे हम लोग देखते हैं, उसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कैसे, तब उसके बाद हम लोग देखेंगे। यहाँ तक हो गया तो आप लोग स्टूडेंट लिख सकते हैं, लिखना चाहे को तो एटीपी क्या है नोट्स बनाते चलिएगा स्टूडेंट। पहले लिखिए एटीपी क्या है, उसके बाद हम आपको बोलते हैं, उससे धीरे धीरे लिखते चलिएगा आप लोग। तो लिखिए एटीपी क्या है, क्वेश्चन हुआ आंसर स्टूडेंट। इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। मुद्रा है शोषण प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। यहाँ तक हो गया स्टूडेंट। एटीपी क्या है इसके बारे में आपको लिखा दिए, दम धीरे धीरे बोले स्टूडेंट कि आप लोग को आराम से लिख सके। इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे आगे स्टूडेंट। आप लोग को देख लीजिए, वीडियो क्वालिटी अच्छी ना दिखे तो आप लोग पावर ज़्यादा 480 पे देखिएगा या 360 पे, तो वीडियो साफ साफ भी दिखाई देगा आप लोगों को। और एक बार बोलना चाहेंगे, हम दो दिन से इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे 3 दिन से, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से। आप लोग को फिर अब रेगुलर वीडियो मिलेगा, आप लोग रेगुलर पढ़िएगा और जितने पढ़े थे उसको याद जरूर कर लिए होंगे। क्वेश्चन से हिंदी का कंप्लीट हो चुका होगा आप लोगों को। मैथ का भी क्लास जल्द शुरू होगा, बहुत अच्छे से बोर्ड पर होने वाला आप लोग के लिए स्टार्ट लगेगा। बोर्ड जैसा ही क्लासरूम जैसा माहौल होगा उस तरह से स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द आपके लिए एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर चैनल पे। आप लोग चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब देखते हैं उससे आते हैं टॉपिक पे स्टूडेंट। क्योंकि वायवीय शोषण पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। जो वायवीय शोषण होता है, वायवीय शोषण किस पर निर्भर करता है स्टूडेंट? ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जो वायवीय शोषण होता है वो ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है, वायवीय जीवों के लिए क्या करनी होती है? यह जीवों को सुनिश्चित या निश्चित करने को आवश्यकता होती है कि पर्याप्त मात्रा में, उसके पर्याप्त मात्रा में क्या हो सके? ऑक्सीजन ग्रहण करने की जारी हो। उसे पर्याप्त मात्रा में क्या करने की जारी हो? ऑक्सीजन ग्रहण करने की जारी हो। हम देख चुके हैं, हम क्या कर चुके हैं स्टूडेंट? देख चुके हैं कि पौधों में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता था? पौधों में गैसों का आदान प्रदान। मान लीजिए स्टूडेंट पौधा है, इसको में किसके अनुसार से पौधा होता था स्टूडेंट? तो इसमें गैसों के अनुसार, किसके अनुसार आदान प्रदान? उसमें गैस किसके अनुसार होता है? रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट? यहाँ पर रंध्र होगा, आप लोग देख लोगे तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा स्टूडेंट? रंध्रों के द्वारा करते हैं। और अंतरकोशिकीय आकाश का यह सुनिश्चित करता, जो अंतरकोशिकीय होता है आकाश, यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकीय, जितना कोशिकीय होते हैं वायु की संपर्क में है। और सभी कोशिकीय किसके संपर्क में रहता है स्टूडेंट? वायु के संपर्क में है। अतः यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड किसका आदान प्रदान करता है? और आदान प्रदान कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है स्टूडेंट? विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या तो उससे दूर बाहर वायु में की जा सकती है, एक कोशिका से दूर या किस में की जा सकती है? बाहर के वायु में की जा सकती है। तो विसरण की दिशा के बारे में जानेंगे हम लोग। तो विसरण की दिशा
पर्यावरणीय अवस्थाओं में विसरण की जो दिशा होती है किसमें, पर्यावरणीय अवस्थाओं में, तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर होते हैं। किसकी आवश्यकता पर, पर्यावरणीय अवस्था तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में, अब यहाँ से स्टूडेंट हम लोग क्या देखने की कोशिश करेंगे, आप लोग यहाँ पर जो होती है पर्यावरणीय अवस्था तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्था तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर कर, जो विसरण की दिशा होती है पर्यावरणीय अवस्था, विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकताओं पर निर्भर करती थी। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्था तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती है तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही उनका मुख्य आदान प्रदान हो जाता है। दिन में शोषण के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। दिन के जो दौरान में शोषण के दौरान निकली हुई जो CO2 होती है, क्या होती है, CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः CO2 नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना ही मुख्य घटना होता है। इसमें ऑक्सीजन का निकलना क्या हो जाता है स्टूडेंट, मुख्य घटना हो जाता है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित करना, कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। जंतुओं के पर्यावरण से क्या होता था, ऑक्सीजन लेने पर उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भिन्न भिन्न प्रकार के अंगों का विकास करना होता है। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं। जो स्थलीय जंतु होते हैं वायुमंडल से क्या करते हैं, वायुमंडलीय से ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु तो जंतु जल में रहते हैं, परंतु जंतु क्या रहते हैं, जल में रहते हैं। उन्हें जल में विलय ऑक्सीजन का क्या होता है, उपयोग करने की आवश्यकता होता है। उनमें जल में से विलय के ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए क्या होता है, उपयोग करने की आवश्यकता होता है। हम लोग क्रियाकलाप 6.6 देखेंगे। अब एक जलशाला में मछली का अवलोकन करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट ये जलशाला है, इसमें हम मछली को अवलोकन करने का कोशिश करेंगे। वह अपना मुंह खोलती है और बंद करती है। कौन, मछली अपना मुंह खोलती है, बंद करती रहती है। साथ ही आँखों के पीछे उनके क्लोम छिद्र होते हैं। उनके आँखों के पीछे क्या होते हैं, क्लोम छिद्र। मछली की आँखों के पीछे क्लोम छिद्र होता है। स्टूडेंट आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। एक जलशाला यानी एक जाल है, पानी का बहुत बड़ा साला है, पानी है, उसमें मछली का अवलोकन करना है मुझे। वो मछली क्या करती है, अपनी मुंह खोलती है, बंद करती है। साथ ही आँखों के पीछे क्या होता है, क्लोम छिद्र होता है। और क्लोम छिद्र को ढकने वाला को हम क्या कहते हैं, प्रच्छंद। क्लोम छिद्र को ढकने वाला क्या होता है, प्रच्छंद भी खुलता है और बंद होता रहता है। यानी जो क्लोम छिद्र को ढकने वाला प्रच्छंद वो भी खुलता रहता है, बंद होता रहता है। क्या यह मुंह को और क्लोम छिद्र को खोलने और बंद होने के समय में किसी प्रकार का संभव होता है? जो मुंह को खुलना बंद होना, जो क्लोम छिद्र को खुलना बंद होने के समय किसी प्रकार संभव होता है स्टूडेंट? तो आप लोग देखिए क्या होता है। गिनती करो कि मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती है और बंद करती है। हमें मछली जलशाला में डालना है और गिनती करना है कि 1 मिनट में कितनी बार मछली क्या करता है, मुंह को खोलती है, बंद करती है। इस तुलना से आप किसी अपनी श्वास को 1 मिनट में अंदर बाहर करने से खींचिए। जैसे हम मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं, 16 ऑक्सीजन श्वास लेते हैं, 16 से 18 बार स्टूडेंट, 16 से 18 बार मनुष्य जीवन में आप मनुष्य 1 मिनट में लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग स्टूडेंट देखें, जो जल जीव में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, जो जीव जल में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हुए जल में विलय का ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि
जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना से बहुत कम होती है। जो जीव जल में रहते हुए जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा तुरंत होती है। इसलिए हम जो स्थलीय जीव से क्या होता है, जलीय जीव का श्वास लेने जो अपेक्षा बहुत ही कम द्रुत होती है। मछली अपने मुख के द्वारा जल लेती है, मछली अपने मुख के द्वारा क्या लेती है, जल दे लेती है, तब बलपूर्वक इसे कहाँ पहुंचा देती है, कुलोम तक पहुंचा देती है। जब मछली मुंह खोलती है तो इसके अपने द्वारा जल लेती है, जल तो अपने बलपूर्वक मछली अपने बलपूर्वक के द्वारा कुलोम के छिद्र कुलोम तक पहुंचा देती है, कुलोम तक पहुंच जाती है। और जहाँ विलय ऑक्सीजन रुधिर में ले लेता है, जहाँ से विलय कर ऑक्सीजन क्या कर लेता है, अपने रुधिर में ले लेता है। स्थलीय जीव शोषण के लिए, जब स्थलीय जीव शोषण के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, किसका प्रयोग करती है, वायुमंडल का ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो विभिन्न जीवों में भी ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा अवशोषित हो जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है, इन सभी अंगों में क्या होती है, एक ही रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। उस सतही क्षेत्रफल को क्या करता है स्टूडेंट, बढ़ा देती है। जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है, जो ऑक्सीजन क्या रहता है, बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, जिसका स्टूडेंट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय क्या होता है, मान लीजिए ऑक्सीजन है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट, इसका जो विनिमय होता है इस सतह से लेकर इस सतह के आर पार होता है पूरा। जब आर पार होता है स्टूडेंट होता है तो यह सतह बहुत ही पतली तथा मुलायम हो जाती है। सतह क्या हो जाती है, बहुत ही पतली और मुलायम हो जाती है। इस सतह की रक्षा के लिए उद्देश्य से, इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से क्या होता है, शरीर के अंदर अवशोषित होती है, शरीर के अंदर क्या होती है, अवशोषित होती है। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए और इस क्षेत्र में वायु आने के लिए वायु आने के लिए कोई रास्ता तो होना चाहिए। हवा आने के लिए, वायु आने के लिए तो कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु को अंदर बाहर आने के लिए एक क्रियाविधि होती है। उस क्या होती है, क्रियाविधि। हम मनुष्य के चित्र से समझेंगे वायु को, जो एक मनुष्य का चित्र से हम नीचे हम लोग समझेंगे कैसे शरीर के अंदर नास द्वारा वायु जाती है, फिर नास के द्वारा जल जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बाल द्वारा निष्पादित हो जाती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें स्टूडेंट शरीर, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें शरीर में जाने वाली वायु धूल दूसरी अशुद्धियां रहित भी होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है। इस मार्ग में क्या होती है, श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है, जो इस प्रक्रम में क्या होती है, सहायक होती है। और यहाँ से वायु क्या होती है, कंठ द्वारा, और कंठ द्वारा कहाँ चली जाती है स्टूडेंट, फुफ्फुस में प्रवाहित हो जाती है। वहाँ से वायु कंठ के द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित हो जाती है और कंठ में उपस्थित वलय में उपस्थित होते हैं। कंठ में जो उपस्थित होती है उसके वलय में उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है, क्या करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो। अब यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट हम लोग कि
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, नास द्वार है। अब जब नास द्वार है, यहाँ पे क्या है, ये नास द्वार हो गया हमारे नाक जो होता है। अब यहाँ से नास द्वार है स्टूडेंट, यहाँ पे मुख गुहा हो गया ये वाला पार्ट, और नीचे ये पार्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्रसनी वाला पार्ट हो गया, ये ग्रसनी पार्ट है। नीचे यहाँ पे कंठ है स्टूडेंट, ये जो नली है श्वास नली है। यहाँ पे कंठ के नीचे क्या हो गया, एक श्वास नली है, और श्वास नली के नीचे क्या है, एक उपास्थित विलय है, जो यहाँ से जाते हुए हम जो लेते हैं वायु जाते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं, इस पार्ट में श्वसनी में पहुँच जाते हैं। जो हम श्वास लेते हैं वायु अंदर घुसते हुए ऐसे ऐसे जाते हुए वो नास के द्वार गया, नास के द्वार हमारे मुख गुहा से ग्रसनी में, फिर कंठ के द्वारा होते हुए यहाँ पे एक श्वास नली होता है, श्वास नली से जाते हुए कहाँ पहुँच जाता है मेरे श्वास नली में। और जब श्वास नली में स्टूडेंट पहुँच जाता है तो हम लोग देखेंगे यहाँ से जब श्वास नली में चला जाता है तो यहाँ पे एक शोषणी हो जाती है। अब जब एक यहाँ पर शोषण देखिए, शोषण का शोषणांक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोपिका है, यहाँ पे ये सब पार्ट कोपिका है स्टूडेंट, ये पार्ट कोपिका है, ये शोषण की कापिया। अब इसके बाद नीचे हम लोग थोड़ा चलते हैं और दिखते हैं स्टूडेंट हम लोग कैसे कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो शोषणी आते हैं, यहाँ पर शोषणांक देखते हो गया, यही जो पार्ट है यहाँ पे, नीचे कोपिका कोष है यहाँ पे, इधर देखिए फुफ्फुस आमरणी है, ये हड्डी पसलियाँ हैं, जो मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसली होती है। कितने जोड़ी स्टूडेंट पसली होती है, 12 जोड़ी, 24 को पसली होती है। आप लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही से गिनिएगा स्टूडेंट, तो 12 जोड़ी पुरता है। कितना पुरेगा इस पार्ट वाला, 12 जोड़ी, 12 इधर 12 इधर पुरता है स्टूडेंट, 24 टोटल होता है, यानी 12 जोड़ी। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाए। फुफ्फुस के अंदर मार्ग क्या होते हैं, छोटी से छोटी नलिकाओं में, छोटा से छोटा नलियों में विभाजित हो जाती है, जो अंत में गुब्बारे जैसे रचना हो जाती है। अंत में कैसे जाता है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, डायफ्राम है, ये क्या है डायफ्राम, अंत में कैसे गुब्बारा जैसा अंतकृत हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोपिका कहते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग लिखिएगा, कोपिका किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, लिखिए कोपिका क्या है। स्टूडेंट आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में, कोपिका क्या है। एक बार और बोल रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा स्टूडेंट, कोपिका क्या है, कोपिका क्या है। फुफ्फुस के अंदर, हाँ फुफ्फुस के अंदर मार्ग और छोटी से नलिकाओं को, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी से छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारों में जैसी रचना अंतकृत हो जाता है, जिसे हम कोपिका कहते हैं। न शुद्ध बताओ तभी तक, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोपिका कहते हैं। कोपिका एक सतह पर उपलब्ध कराती है, कोपिका क्या करती है, एक सतह पर उपलब्ध कराती है, जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है। जिसमें किसका विनिमय होता है, कोपिका एक सतह पर उपलब्ध कराती है, जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है। कोपिका की भित्ति में रुधिर वाहिका को विस्तीर्ण जाल होता है। कोपिकाओं के भित्ति के में रुधिर वाहिका का क्या होता है, विस्तीर्ण जाल होता है। जैसे हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके, हम लोग पहले के वर्षों में देख चुके हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उड़ती है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ क्या होती है, ऊपर उड़ती है, और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है। हमारा डायाफ्राम क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। डायाफ्राम क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है स्टूडेंट। डायाफ्राम चपटा हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, जो वक्ष गोहिका होती है वो बड़ी हो जाती है। वक्ष परिणाम स्वरूप क्या होती है, वक्ष गोहिका बड़ी हो जाती है।
इस कारण से हाँ उम्मीद ठीक है उस समय वायु फुफ्फुस के अंदर, वायु क्या होती है फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है। वायु किसके अंदर चूस ली जाती है? फुफ्फुस के अंदर और विस्तृत कोशिका को भर लेती है। रुधिर से शरीर से, रुधिर को जो से शरीर से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कोशिका में छोड़ने के लिए लाता है। जो रुधिर होता है से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की कोशिका में छोड़ने के लिए लाता है। और कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिका तक पहुंचता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव क्या होता है वायु का अवशिष्ट आयतन रखता है। वायु का क्या होता है अवशिष्ट, जिसे से ऑक्सीजन के अवशोषण, किसके अवशोषण? ऑक्सीजन का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग ने देखे। इसके बाद आगे देखते हैं जैसे जैसे जंतुएं जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है तो अकेला विसरण दाब के शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए क्या हो जाता है अपर्याप्त होते हैं। उसकी दक्षता भी क्या हो जाती है कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से शोषण वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाता है जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। जिनमें ऑक्सीजन की क्या होती है स्टूडेंट? कमी होती है। मानव मान ले शोषण है, मानव के शोषण में वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। मानव के शोषण में वर्णक क्या होता है? हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। जो यह वर्णक होता है किस में उपस्थित होता है? लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। अस्थिमज्जा जो होता है लाल रुधिर कणिकाओं में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में अधिक विलय होता है? जल में। इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर के विलयन अवस्था में होता है। इसका जो परिवहन होता है रुधिर के विलय अवस्था में होता है। यदि कोशिका की सतह को फैला दिया जाए, किसकी सतह को फैला दिया जाए? कोशिका की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग कितने मीटर तक? 80 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के ढक लेती है। यदि हम कोशिका को फैला देंगे तो वह कितना वर्ग मीटर तक? 80 वर्ग मीटर तक ढक लेगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके शरीर की सतही क्षेत्रफल कितना होगा? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी शरीर की सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन की गति करती है तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लग जाता है। अनुमानतः कितने वर्ष का समय लग जाता है? 3 वर्ष का समय लग जाता है। कहाँ से तक? 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई है? हमारे पास हीमोग्लोबिन है, इससे हमें खुशी नहीं मिली कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है। तो यहाँ तक स्टूडेंट आप लोग ने देखे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ तक में आप लोग को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट। बहुत जल्द हम लोग लाइव लेकर आएंगे आपको ये क्लास। रात को ही चलेगी, सुबह में चलेगी ना तो रात को चलेगी। सुबह 6 बजे से बहुत जल्द लाइव क्लास शुरू होने वाला है आप लोगों के लिए।
इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि शोषण के लिए देखते हैं आप लोगों को शोषण के बारे में। शोषण के लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोगों को क्वेश्चन एकदम लाइन से एकदम एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा और कोई इसमें दिक्कत नहीं, आप लोग बहुत ढंग से बहुत बेहतर तरीके से आप लोग क्वेश्चन कराया जाएगा। क्वेश्चन जब हम इस चैप्टर को पढ़ा देंगे आपको पूरी तरह से, तब हम लाइन से एक एक क्वेश्चन को आपको कराएंगे, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा क्वेश्चन आंसर के बारे में। हमारा जो ऑफलाइन क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन आंसर में कोई कमी नहीं होती है स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर तो पूरा कराया जाएगा आप लोग का, एक एक क्वेश्चन से कराया जाएगा। तो आप लोग अब हम देखते हैं स्टूडेंट वहन में देखते हैं, वहन के बारे में, मानव में वहन कैसे किया जाता है, इनके बारे में हम लोग आते हैं समझते हैं। अपने आसपास के एक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कीजिए। हमारे हर गांव में देखते होंगे एक स्वास्थ्य केंद्र, नीतीश बाबू बिहार में तो खुल ही दिए हैं, हर एक गांव में एक पंचायत, हर गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र है, जरूर खोल दिए, एक पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र जरूर है, तो उप स्वास्थ्य केंद्र भी है। आप लोग आइए हम लोग देखते हैं। इसके बाद भ्रमण कीजिए और ज्ञात कीजिए कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग देखिएगा, मानव में वहन के बाद अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्र में आप लोग को हम बताएंगे भ्रमण कीजिए। हर एक गांव में नीतीश बाबू ने खोल दिया, हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र। हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है, क्या यह बच्चे और वयस्क के लिए समान है, क्या पुरुष और महिला के लिए हीमोग्लोबिन स्तर में कोई अंतर है। आपने आसपास के पशु चिकित्सा क्लिनिक का भ्रमण कीजिए, अपने गांव में जाकर देख सकते हम लोग भ्रमण कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि पशुओं में गैस जैसे गाय भैंस की हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या होता है। आइए स्टूडेंट आप लोग नहीं जाइएगा तो हम तभी भी बताएंगे आप लोग को, पढ़ाना तो हमें रहते हैं, लेकिन आप लोग वहाँ जाकर कोशिश कीजिएगा तो बहुत अच्छे से आप लोग को समझ आएगा और आप लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। जो प्रयोग करके देखा जाता है उसकी मज़ा ही कुछ और रहता है स्टूडेंट। तो आइए हम लोग यह देखते हैं क्या यह मात्रा बछड़ों में और नर तथा मादा जंतुओं में समान है। नर तथा मादा मानव में वे जंतुओं में दिखाई देने वाला अंतर की तुलना कीजिए, यदि कोई अंतर है तो उसको कैसे समझाएंगे। पिछले अनुभाग में हम देख चुके थे, पिछले अनुभाग में हम क्या कर चुके थे, देख चुके थे कि रुधिर भोजन ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों को का हमारे शरीर में वहन करता है। क्या करता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन जो होता है वर्ज्य पदार्थ को हमारे शरीर में वहन करता है। कक्षा 9 में आपने सीखा था। रुधिर एक सरल तरल संयोजित उत्तक है, और रुधिर क्या है स्टूडेंट, एक तरल संयोजित उत्तक है। रुधिर क्या है स्टूडेंट, तरल संयोजित उत्तक है। और रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, रुधिर में क्या होता है, एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। आप लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट प्लाज्मा क्या है, देखिए रुधिर प्लाज्मा क्या है। स्टूडेंट आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, नोट्स डाउन कीजिएगा प्लाज्मा क्या है। स्टूडेंट आप लोग को बहुत सी याद रहती है, कुछ दिन में सारा प्रॉब्लम खत्म कर दिया जाएगा आप लोग का, एकदम एक तरह से जैसे क्लास में बोर्ड पर लिखा जाता है उस तरफ से आप लोग को मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ दिन मिलेगा, धीरे धीरे आप लोग को हम लाइव लेके भी आएंगे और डायरेक्ट हमसे आप लोग बात करके क्लास का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा बहुत जल्द। आप लोग चिंता मत कीजिएगा स्टूडेंट। हम लोग देखते हैं यहाँ से स्टूडेंट तो प्लाज्मा क्या है, लिखिए उसका उत्तर। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इतना ही लिखिएगा स्टूडेंट प्लाज्मा के बारे में। इसमें प्लाज्मा में कोशिकाएं क्या होती है, निलंबित होती है। प्लाज्मा में भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कोशिका ले जाता है, ऑक्सीजन को कहाँ तक ले जाता है, लाल रुधिर कोशिका ले जाती है। और बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। किसका वहन, लवण का भी वहन रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंपन यंत्र की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है जो रुधिर के अंगों के आसपास धकेल सके, जो रुधिर के अंगों को क्या करे, आसपास धकेल सके। नलियों के साथ एक परिपथ की आवश्यकता है, और नलियों को किसके साथ आवश्यकता है, एक परिपथ की आवश्यकता है
जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके और रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके। एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे, एक तंत्र की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती तो उसकी क्या कर सके, मरम्मत कर सके। जो एक तंत्र के भी सुनिश्चित करता है जो रुधिर सभी ऊतकों को भेज सके। उसके आसपास में क्या रहता है स्टूडेंट, रुधिर के अंगों के आसपास में धकेल सके। इसके लिए एक पंपन यंत्र भी दिया जाता है इसमें। यहाँ तक स्टूडेंट हम लोग समझे। अब उसके आगे चलते हैं स्टूडेंट आप लोग को। अब स्टूडेंट आज इतना ही आप लोग को रहने देते हैं। तबीयत ठीक नहीं होने से वो वीडियो हम नहीं बना पाया सही से आप लोगों के लिए। हम बहुत जल्द ठीक हो जाने के बाद आप लोग की बहुत अच्छी क्लास, पहले जैसा 2 घंटे नहीं स्टूडेंट 5-5 घंटे की क्लास लिया जाएगा यूट्यूब पर, पहली बार होगा जी स्टूडेंट। और आप लोग को आज से ही संस्कृत का भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा। और संस्कृत हम 8वां या 9वां चैप्टर से शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट, और कुछ चैप्टर पढ़ा चुके हैं। और लाइव ऑफलाइन कोचिंग के क्लास ही रिकॉर्ड किया जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग को जैसे पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है वहीं से रिकॉर्डिंग होगा क्लास को आप लोग के लिए। बहुत ही कल से देखिए आप लोग स्टूडेंट संस्कृत का भी वीडियो मिलेगा। अब बहुत जल्द आप लोग के लिए यही खुशी की बात बता रहा है स्टूडेंट कि 2 महीना में आपको साइंस पढ़ा दिया जाएगा। एक ऐसा तैयारी करा दिया जाएगा जो 10th के लिए कराया जाएगा क्रैश कोर्स के तहत। उस तरह से आप लोगों को कोर्स एक भी चीज़ नहीं पर डीप में बताया जाएगा। 2 महीना में ख़त्म कर दिया जाएगा पूरा साइंस का पोर्शन। और हिंदी का और क्या कहा जाता है स्टूडेंट, हिंदी संस्कृत सारा का ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको 2 महीना में सिलेबस सिर्फ समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन आंसर नहीं 2 महीना कंप्लीट होगा स्टूडेंट, बुक कंप्लीट कर दिया जाएगा 2 महीना में आप लोगों के लिए। समझा दिया जाएगा टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक मीनिंग अर्थ के साथ। इसलिए आप लोग एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर चैनल को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों के पास, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए आप लोग, और बेल आइकन बटन को जरूर टिपिएगा जिससे आप लोग दबाइएगा बटन को, बेल आइकन बटन को, जिससे वीडियो में डालें तो आप लोगों के पास पहुंच सके।